हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एसएससी क्लियर विद आईएएस। चलिए फिर से हाजिर हो गया हूं मैं आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल 2022 के 1 दिसंबर के शिफ्ट 1 में होने वाले जीएस और जीके के क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट लेकर। इससे पहले के वीडियो में हमने 10-12 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि एसएससी सीजीएल के 1 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के पहली शिफ्ट में आए थे। और देखिए इन क्वेश्चंस का जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स से मिले हुए इनपुट के बेस पर कर रहा हूँ। अभी तक एक बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर नहीं आया, लेकिन बहुत ज़्यादा इस बात के चांस है कि 99% केस में आपके पास एक ऑथेंटिक क्वेश्चन पहुंच रहा है। यानी कि जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होने के चांसेस 99% हैं। आपको इन क्वेश्चंस को देखना चाहिए। आइए चलिए करते हैं आज के इन क्वेश्चन की बेहतरीन सी एनालिसिस। देखिए सबसे पहली बात इसमें पूछा, पहला एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है। तो अहिंसा का नाम आते ही आपको बापूजी याद आ जाते होंगे, यानी कि गांधी जी याद आ जाते होंगे, ठीक है ना। तो गांधी जी का जो अहिंसा वाला मामला था वो तो सबके दिमाग में बैठा हुआ है ना। तो इसका मतलब कब मनाया जाता होगा, थोड़ा सा आइडिया लगाकर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। और ऑप्शन में दिया हुआ था कि क्या होता है 2 अक्टूबर, ठीक है ना। तो ये तो सबको पता होगा कि 2 अक्टूबर जो है वो बापू का जन्म दिवस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है हर साल। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी। अब पहली बात, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब, तो पहली बात तो योग दिवस कब मनाया जाता है। योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। यह बात आपको पता होगी कि 21 जून को मनाया जाता है योगा डे। और साथ ही साथ ये दूसरा योगा डे कब मनाया गया था, 2016 में मनाया गया था, क्योंकि 2015 में पहला इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था। तो 2016 में जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, उसकी थीम पूछी थी, ठीक है ना। तो उसकी थीम थी योगा फॉर है ना, योगा फॉर अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना। ये थी, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना, डेवलपमेंट गोल, ओके। ये थीम थी किसकी, यानी अचीवमेंट ऑफ योगा फॉर अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कुल मिलाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आपने पढ़े होंगे, सतत विकास लक्ष्य, है ना। सस्टेनेबल मतलब सतत और डेवलपमेंट मतलब विकास और गोल मतलब लक्ष्य है। तो सतत विकास लक्ष्य जो थे हमारे, उन एसडीजीज पढ़ी होंगी, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए बनाया गया था सेकंड योगा डे, जो कि 2016 में मनाया गया था, 21 जून 2016 को मनाया गया था, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है। खालसा पंथ जानते हैं आप पंजाब में, तो पंजाब से रिलेटेड है खालसा पंथ। और खालसा पंथ की जब स्थापना हुई थी तो उसके उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो खालसा पंथ के स्थापना के उपलक्ष्य में बैसाखी मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब का एक फसली त्योहार है, ठीक है ना। फसल के आने पर जो है ना ये त्योहार मनाया जाता है फसलों के उसमें, ठीक है ना, उपलक्ष्य में। आप सब जानते हो कि पंजाब का बहुत मेन त्योहारों में से 2-3 त्योहार हैं, लोहड़ी है, मकर संक्रांति है और बैसाखी है, ठीक है ना। तो बैसाखी मनाया जाता है पंजाब के खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन था कि बैक स्ट्रोक जो है, बैक स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है। तो पहली बात, बैक स्ट्रोक जो है वो आपका स्विमिंग से संबंधित है, ठीक है ना, बैक स्ट्रोक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब मान लीजिए स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन बता रहे हैं उनमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत हेरफेर हो जाए, हो सकता है यहाँ बैक स्ट्रोक के बजाय बैक स्ट्रिक पूछा गया हो, मतलब अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एक क्वेश्चन खेल से संबंधित आ रहा है और खेल की शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, ठीक है। तो आप हॉकी की शब्दावली को एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, फुटबॉल की शब्दावली को दिमाग में बैठा लीजिए, आप वॉलीबॉल की शब्दावली को दिमाग में बैठा लीजिए, क्रिकेट की शब्दावली को दिमाग में बैठा लीजिए, बास्केटबॉल की शब्दावली को दिमाग में बैठा लीजिए, और साथ ही साथ आप स्विमिंग, ये सब भी, ठीक है ना। तो स्विमिंग की शब्दावली कुछ और भी होती है, ठीक है ना, बटरफ्लाई स्ट्रोक इस टाइप के जो है ना, ठीक है। तो और वर्ड भी होते हैं, यानी स्विमिंग मतलब तैराकी, तो तैराकी से संबंधित वर्ड है बैक स्ट्रोक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्वे की राजधानी क्या है। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये एग्जाम एनालिसिस है, ठीक है। आपको बहुत ध्यान लगाकर पढ़ना समझना है, अगले पेपर्स में फिर से इन्हीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। जब आप जीएस जीके की बात करेंगे तो जीके और जीएस में कुछ बदलता नहीं है, और पेपर जो कि क्वालिफाइड नेचर का है, तो क्वालिफाइड नेचर के जो पेपर्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले दिन का पेपर था ये, तो जाहिर है कि पहले दिन के पेपर में फिर भी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए। तो क्या कहा गया,
नॉर्वे की राजधानी क्या है। तो नॉर्वे की राजधानी, अब आपको राजधानी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तैयार करके जाना ही जाना है। वैसे तो सभी लोगों ने तैयार कर रखा होगा, क्योंकि तैयारी के साथ साथ आप लोग इतनी, ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो कि सभी करके रखते हैं, ठीक है ना भाई। हर एक क्वेश्चन की डिमांड है, हर क्वेश्चन, हर एक पेपर में मान के चलिए एक राजधानी आ जाती है, हर एक पेपर में मान के चलिए एक किताब आ जाती है, मतलब बुक और उसके ऑथर आ जाते हैं, हर एक किताब में एक आध अवार्ड आ जाता है, हर एक क्वेश्चन में आपका जो है ना एक आध जरूर शब्दावली किसकी आ जाती है, खेलों की शब्दावली आ जाती है, ठीक है ना। तो ये जो टर्म है इनको तो बैठा के जाना है दिमाग में, ठीक है ना। साइंस के 4-5-6 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, ठीक है ना। 25 में से 5-6 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे, जिसमें से कि 2-3 बायोलॉजी के होंगे, एक आध केमिस्ट्री का होगा, 1-2 फिजिक्स के होंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो है ना, और 10 तक की आपको साइंस याद करनी है, तैयार करनी है, एकदम इजीली समझ में आ जाएंगी चीजें। मतलब इधर उधर की बातें नहीं, बस आपको मैं जो जो काम की बातें वही बता रहा हूं, और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस का निचोड़ है, बिल्कुल पूरी इस बात की पूरी गारंटी है कि ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये स्टूडेंट्स से मिले हुए रिव्यू के बेस पर आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन ये क्वेश्चन आपके अभी के एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। बस आपको दिल लगा करके समझना है चीजों को, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन में कहा गया कि नॉर्वे की राजधानी क्या है। तो नॉर्वे की राजधानी है भाई ओस्लो, ठीक है ना। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, ठीक है ना, ओस्लो, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि नॉर्वे की राजधानी, अब इसके आसपास के जितने भी देश हैं उनकी भी राजधानी आपको ये तैयार कर लेनी चाहिए कि नॉर्वे के आसपास में फिनलैंड है, स्वीडन है ना, ग्रीनलैंड, ये इस तरह के जो देश है ना, ठीक है ना। मतलब नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, नॉर्डिक, इनको नॉर्डिक कंट्रीज भी कहा जाता है। तो नॉर्डिक कंट्रीज जो है ना, नॉर्डिक देशों की जो राजधानियां हैं वो जरूर याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि अलग से होते हैं कुछ ये, और उनकी राजधानी अक्सर पूछ ली जाती है, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जापान की राजधानी क्या है, ठीक है ना। जापान की राजधानी क्या है, देखता हूं भी आप लोग में से कितने लोग जो है वो कमेंट करते हैं। और भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी तरफ से मिलने वाला जो प्यार है, आपकी तरफ से मिलने वाला जो सहयोग है, आपकी तरफ से मिलने वाला जो कोऑपरेशन होता है, वो हमें आगे आने वाली वीडियोस के लिए काफी मोटिवेट करता है, ठीक है ना। क्योंकि आपके इस सहयोग से हमें मोटिवेशन मिलता है, और फिर मन करता है कि आपके लिए बढ़िया बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हो उनको लाया जाए, अच्छे कॉन्सेप्ट्स लाए जाएं। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा महाद्वीप क्या होगा। तो ये तो फ्री का नंबर है, आप समझ रहे होंगे ना कि भारत भाई जो 7 महाद्वीप है हमारे, उनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आप सब लोग जानते होंगे, इसको कौन नहीं जानता है। ये तो वही महाद्वीप है जिस महाद्वीप में हम रहते हैं, ठीक है ना, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में ही बसता है हमारा प्यारा सा भारत, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार देश, बहुत ही आनंददायक देश भारत बसता है किसमें ही, एशिया में, ठीक है ना। तो हम खुद भी एशिया का पार्ट है, और सबसे बड़ा महाद्वीप भी कौन सा ही है, एशिया है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेइंग इट इन माई वे बुक किसने लिखी है। प्लेइंग इट इन माई वे बुक बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब ये मान के चलिए, पता नहीं क्या ये कि ये क्वेश्चन पेपर बनाने वालों की पहली पसंद बना रहता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछते रहते हैं बार बार, ठीक है ना, कि प्लेइंग इट इन माई वे बुक किसने लिखी है। तो ये लिखी है सचिन तेंदुलकर ने। आप लिख सकते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर पूरा नाम है, ठीक है ना। तो सचिन रमेश तेंदुलकर ने लिखी है, ठीक है ना, ये बुक, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये बात तो आपको पता ही होगी, ठीक है ना। तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर ने ये किताब लिखी है, प्लेइंग इट इन माई वे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है। मीनाक्षी टेंपल पूछा है। तो मीनाक्षी टेंपल, अब टेंपल तो सब लोग तैयार करके गए होंगे कि टेंपल की कितनी जो है ना शैली होती है, द्रविड़ होती है, नागर होती है, वैसर होती है, ठीक है ना। ये आपने पढ़ी होंगी कि द्रविड़ शैली वो साउथ इंडियन में चलती है ना, नागर वो जो है वो आपकी नॉर्थ इंडिया में चलती है, ठीक है ना, नागर शैली। तो शैलियां पढ़ी होंगी तो मंदिर भी पढ़े होंगे, और मंदिर तो मतलब ये सबको पता है ये बात कि हर एक पेपर में एक मंदिर पूछेगा ही पूछेगा। अब वो कैलाश मंदिर पूछ ले, कि वो मीनाक्षी मंदिर पूछ ले, कि वो स्वर्ण मंदिर पूछ ले, ठीक है ना। तो अलग अलग कोई भी मंदिर पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने पूछा था कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर आप सब लोग जानते होंगे कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये बात तो आपको सबको याद होगी, ठीक है ना। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत में चीता किस देश से लाया गया। ये तो एकदम करंट अफेयर का एकदम ऐसा क्वेश्चन था जो सबने बता के रखा था, और हर बच्चे ने तैयार करके रखा होगा कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, पहले से पता था कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। कौन सा, कि भारत में चीता किस देश से लाया गया है। तो आपको सबको पता होगा कि 8 चीते लाए गए हैं, ठीक है ना। कहां से, अभी कुछ ही दिन पहले नामीबिया से, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे, उसका मतलब आई मीन फोटोग्राफी वगैरह भी हुई थी, तो उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट
करंट अफेयर बन जाता है, ठीक है ना। काफी बड़ी बात भी है ये कि चीता को वापस लाया गया कहां से, नामीबिया से, ठीक है ना। मतलब फिर से हम लोग ये कह रहे हैं कि उसको हमने री इंट्रोड्यूस किया है। री इंट्रोड्यूस मतलब चीता जो है वो भारत से एक्सटिंक्ट हो चुका था, लेकिन चीता को दोबारा भारत में लाया जा रहा है। और ये दोबारा लाने की जो पहल है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त पहल है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से है, आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांस हैं कि भारत में चीता किस देश से लाया गया, तो नामीबिया से लाया गया, इसको तो सब लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत का वो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। अब देखिए पहली बात यह है कि प्रथम युद्ध पूछा गया है कि दूसरा पूछा गया कि तीसरा, ये तो कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन आप पानीपत के युद्ध पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो आप जानते होंगे 1526 में। ये किस किस के बीच लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है ना। बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। एक उस समय तक लोधी वंश हुआ करता था भारत में, ठीक है ना। बाबर के आगमन से पहले बाबर का जो युद्ध था 1526 का, इसी को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और 1526 में बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी के साथ ये युद्ध लड़ा था, ठीक है ना, पानीपत में, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर आगे उसने पूछा था इनमें से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। अब इसके लिए 4 ऑप्शन का होना जरूरी है, तो पावर प्लांट पूछा था, यानी कि ये कंफर्म है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना। तो कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, तो अभी तक हमारे देश में जो है ना 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उनमें से कुछ के नाम आपको पता होंगे, जैसे कलपक्कम है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, कुडनकुलम आपका तमिलनाडु में है। तो मतलब इस तरह से आपको 7 के 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम और उनके लोकेशंस पता होनी चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है ना। 7 में से बता रहे हैं स्टूडेंट्स की सर 3 तो थे जो पहले से मौजूद हैं, लेकिन एक शब्द एक दिया गया था ऑप्शन, विजयवाड़ा उत्तर प्रदेश, वो सॉरी आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। तो विजयवाड़ा में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है अभी, ठीक है ना। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश दिया था एक ऑप्शन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि उसमें पूछा था इनमें से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, ठीक है ना। तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश आंसर दिया था, वो नहीं है, ठीक है, इसको हटा दिया। अब इसने कहा वायुदूत विमान सेवा कंपनी की स्थापना कब की गई थी। वायुदूत विमान सेवा कंपनी जो है ये एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, ठीक है ना, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का एक संयुक्त उद्यम था, ठीक है ना, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है ना, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, एयरलाइंस का क्या था, ये एक संयुक्त उद्यम था, ठीक है ना। और ये इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, ठीक है ना, 20 जनवरी 1981 को की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है ना। किसकी, वायुदूत विमान सेवा कंपनी की स्थापना 2 कंपनी ने मिलकर की थी, एक थी आपकी क्या, एयर इंडिया और एक इंडियन एयरलाइंस, ठीक है ना। तो एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये इंडियन एयरलाइंस, क्लियर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि वायुदूत विमान सेवा कंपनी का स्थापना कब की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद का दूसरा नाम क्या है, मतलब संसद को दूसरे और किस नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो पार्लियामेंट को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय विधायिका। तो संसद को हम लोग राष्ट्रीय विधायिका भी कहते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय विधायिका। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेशनल लेजिस्लेचर, ठीक है ना। तो नेशनल लेजिस्लेचर, ठीक है ना, लेजिस्लेचर, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, अब फिर सोचने वाली बात है कि संसद पे क्वेश्चन आना ही आना है निश्चित तौर पर। तो अब आपको संसद को तो मतलब उठा के आप घोट के पी जाइए, ठीक है ना। लक्ष्मीकांत उठाइए और उसमें संसद वाला जो पार्ट है उसको पूरे को पी जाइए घोट करके, कि संसद आपका लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर की संख्या, ठीक है ना, राज्यसभा के मेंबर की संख्या, राज्यसभा में कितने मेंबर मनोनीत किए जाते हैं, मतलब नामित किए जाते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं। क्योंकि मैं भी फिलहाल एनालिसिस कर रहा हूं, तो इसलिए आपको सारी संख्याएं नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पेपर को देखकर क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेपर कैसा पूछा जा रहा है, किस तरह का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। पेपर किस तरह से पूछा जा रहा है और किस अंदाज में पूछा जा रहा है, ये आपको सोचना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये तो सबको याद होगा, उस्ताद अमजद अली खान को जो है, उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है ना, उस्ताद अमजद अली खान को सरोद वादक कहा जाता है, ठीक है ना। अली खान सरोद वादक थे ये, और ये काफ़ी ज़्यादा सम्राट, इनको सरोद के सम्राट के तौर पर माना जाता है, ठीक है ना। सरोद एक मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाया जाता है, ठीक है ना, जैसे वीणा होती है, सरोद होता है, ठीक है ना, ढोलक होती है, और आपके और भी सितार होता है, गिटार होता है। तो इसी तरह से सरोद भी अपने आप में क्या है, एक
यंत्र है जिसको कि हम लोग बजाते हैं, ठीक है ना। तो उसको बजाने के लिए, उसके बजाने के जो माहिर थे, उस्ताद थे, वो कौन थे? उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है ना। सरोद सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। अगला एक क्वेश्चन और पूछा गया था, बायोलॉजी का क्वेश्चन था, गोल्गी अपरेटस का आकार किसके समान होता है? गोल्गी अपरेटस मतलब ये बायो का क्वेश्चन है कि इसका जो आकार है वो किस तरह का होता है। तो इसका आकार होता है आपका ए सीरीज ऑफ स्टैग्ड फ्लैट सिस्टर्नी, ठीक है ना। देखिए ये स्पेलिंग होती है ए सीरीज ऑफ स्टैग्ड, STACKED, स्टैग्ड फ्लैट सिस्टर्नी। स्टैग्ड फ्लैट सिस्टर्नी मतलब कुछ इस तरह की शेप होती है, मतलब जैसे देखिए ऐसे ऐसे शेप देखने को मिलेगी, मतलब ऐसे आएगा ये, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे करके, फिर ये ऐसे। तो ऐसी जो शेप होती है ना, स्टैग्ड फ्लैग्ड सिस्टर्नी कहलाती है, ठीक है ना। तो जो गोल्गी अपरेटस होता है उसकी जो आकार है वो किस तरह का पाया जाता है, उस आकार की बात की थी। तो ये थी ए सीरीज ऑफ स्टैग्ड फ्लैट सिस्टर्नी। मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिए होंगे, बहुत अच्छे से इनको सीखा होगा। अगले वीडियोस में मैं फिर से मिलूंगा आप लोगों को दूसरे यानी कि दूसरी शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस लेकर के। तब तक के लिए आप आराम करिए, विराम लीजिए और मेहनत करते रहिए, दम लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो सकता है झोंक दीजिए। मौका बार बार नहीं मिलता है आपको, जब भी जैसे भी मौका मिले उसको भुना लेना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।